तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, तो देखो बच्चों, जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है और एडजॉर्बेट का जो प्रेशर होता है, इनके बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया गया है। इसी रिलेशन को बोला गया है क्या, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, यही डिफाइन किया है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। समझ गए बच्चों कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए और जो एडजॉर्बेट है उसका प्रेशर में किसी भी प्रकार का चेंज किया जाए तो जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है उसमें क्या चेंज आएगा, इसी को बोला गया है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक साइंटिस्ट था फ्राउंडलिच, जिसने ये रिलेशन दिया था किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और ये जो प्रेशर है P, समझ रहे हो ना, ये है प्रेशर किसका, प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट, जो भी गैस है एडजॉर्बेट गैस, इसके बीच का ये रिलेशन है कि x अपॉन m मीन्स एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट विच रेज्ड बाय 1 बाई n पावर। समझ गए ना कि यहाँ पर इसने एक रिलेशन दिया है x अपॉन m और प्रेशर का, आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक पावर लगी है 1 बाई n। यहाँ जो n है ये 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी होगा। अब ये कब 1 होगा, कब ग्रेटर देन 1 होगा, अभी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि फ्राउंडलिच आइसोथर्म, जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये रिलेशन होता है x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर विच रेज्ड बाय 1 बाई n पावर। और आगे हम बढ़ते हैं तो एक कांस्टेंट आ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटते ही। अब हम आगे देखेंगे कि इनमें जो n है, k है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करें। पहले अगर हम एक ग्राफ देखें कि एट डिफरेंट टेम्परेचर बट सेम प्रेशर, और एक फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एक रिलेशन देखें कि अगर हम x अपॉन m और प्रेशर के बीच का ये ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर्स पर देखें, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, x अपॉन m प्रेशर की उसी रेंज में कम आएगा जितने में कि कम टेम्परेचर अगर रखा जाए तो हमें x अपॉन m मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से प्रेशर के साथ साथ x अपॉन m बढ़ रहा है। पहले तो तेजी से बढ़ रहा है, रैपिड चेंज आ रहा है, फिर धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और लास्ट में ये कांस्टेंट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ देखो, आपकी प्रेशर की रेंज सेम रखी जाए तो लो टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कि जो x अपॉन m है वो ज़्यादा आ रहा है, जबकि उसी प्रेशर रेंज में जब हाई टेम्परेचर लाते हैं तो ये x अपॉन m डिक्रीज हो रहा है। और इस तरह से ये जो आइसोथर्म है ये बताता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेम प्रेशर रेंज में जो x अपॉन m है वो हाई टेम्परेचर में कम मिलेगा और लो टेम्परेचर में ज़्यादा मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो मेनली किसके थ्रू होता है बच्चों, मॉलिकुलर फोर्सेस मींस वंडरवाल्स फोर्सेस। और वंडरवाल्स फोर्सेस जो है लो टेम्परेचर पर इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं देन हाई टेम्परेचर। और यही रीज़न है कि लो टेम्परेचर में जो एडजॉर्बेंट है और एडजॉर्बेट है उनके मॉलिक्यूल में ज़्यादा ट्रैक्शन लगेगा। और यही रीज़न है कि एक प्रेशर में आप देख रहे हैं x अपॉन m ज़्यादा मिल रहा है जब लो टेम्परेचर है, जबकि उसी प्रेशर में जब हाई टेम्परेचर आ जाता है तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में मॉलिकुलर फोर्सेस वीक पड़ जाते हैं और ऐसे में x अपॉन m जो है कम मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपसे टेम्परेचर की रेंज पूछ ले कि ऑर्डर क्या है, तो आप देख रहे हैं कि T1, T2, T3 में T3 सबसे ज़्यादा है। और अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन देखें तो T1 में सबसे ज़्यादा है, फिर T2 में कम है, T3 में और भी कम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जो कांस्टेंट प्रेशर में अलग अलग जो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को बता रहा है अलग अलग टेम्परेचर में। तो यहाँ तक बात क्लियर है। फिर आगे आते हैं। अब ये है कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें
और प्रेशर चेंज करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट दिखता है x अपॉन m में। तो ये जो फॉर्मूला है अभी आपने देखा, ये वाला फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो जब हम लो प्रेशर रखते हैं तो n की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 होती है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, प्रेशर के। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये हो गया हमारा x अपॉन m लो प्रेशर में, तो ये हो जाएगा x अपॉन m, ठीक है, इक्वल टू के पी या x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। इस तरह से जब लो प्रेशर रहता है तो एडजॉर्बेंट की मैक्सिमम जो साइट है या सरफेस है वो वेकेंट रहती है, और ऐसे में जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हैं एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल सभी पूरी सरफेस में क्या होना शुरू कर देंगे, एडजॉर्बेट जो है एडजॉर्ब्ड होना शुरू करेंगे। और यही रीजन है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे ये मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस से जो है स्ट्राइक करेंगे और ज़्यादा उनका क्या होगा, एडजॉर्प्शन। और यही रीज़न है कि जैसे जैसे प्रेशर की रेंज बढ़ेगी ये बढ़ना शुरू होता है। तो इस तरह का ग्राफ दिखेगा अगर आप इतना देखें कि अगर एक रेंज देखें कि ये लो प्रेशर रेंज है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x अपॉन m और यहाँ प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। तो ये है जब लो प्रेशर की रेंज रख रहे हैं। उस समय सरफेस एरिया जो है खाली था एडजॉर्बेंट का और लगभग पार्टिकल नहीं थे सरफेस में, इसलिए प्रेशर बढ़ाते ही ये पार्टिकल ज़्यादा एडजॉर्ब हो गए और रेट एकदम बढ़ना शुरू हो गया। और इस तरह से चूंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है केवल एक फैक्टर मींस प्रेशर पे डिपेंड है, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर क्या है, एडजॉर्प्शन दिखाई दे रहा है। इस तरह से दिखता है फर्स्ट ऑर्डर एडजॉर्प्शन लो प्रेशर में, जब सरफेस में कम पार्टिकल्स थे और इस तरह से एडजॉर्प्शन जो है प्रेशर के साथ बढ़ता गया। फिर आते हैं दूसरा है मॉडरेट प्रेशर। अब यहाँ पर क्या होगा कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सरफेस में जब लो प्रेशर रेंज थी तो कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे आके क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए। अब सरफेस एरिया कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा, तो जितना प्रेशर हम यहाँ रख रहे थे बिल्कुल इनिशियली, है ठीक है, कि जब सरफेस एरिया बिल्कुल खाली था, लगभग वही प्रेशर रेंज अगर हम यहाँ रखते हैं तो हम देखेंगे कि अब उतने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड नहीं होंगे जितने पहले हो रहे थे। क्यों, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, तो बाकी जो सरफेस एरिया बच रहा है वहां पर एडजॉर्बेट जो मॉलिक्यूल हैं वो एडजॉर्ब होंगे। और ऐसे में जो x अपॉन m है, प्रेशर की जितनी रेंज बढ़ाई जाए उस लेवल से नहीं बढ़ेगा। समझ गए ना कि यहाँ पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे n की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। मींस हम ये मान लें कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो एडजॉर्बेट के हैं, तो आपने प्रेशर बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल सरफेस में इकट्ठे हो गए, तो सरफेस एरिया कवर्ड हो जाने के कारण और ज़्यादा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ऐसे में x अपॉन m प्रेशर की रेंज के साथ कि जितना जिस लेवल से आप बढ़ा रहे हैं उस लेवल से नहीं बढ़ेगा। तो अब स्ट्रेट लाइन ना हो के अगर आप यहाँ देखें कि जो लाइन मिलेगी ग्राफ की वो स्ट्रेट नहीं होगी बल्कि थोड़ा सा झुकाव आ जाएगा, मतलब वो एक पैराबोलिक टाइप की दिखने लगेगी। तो वो ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा कि पहले तो यहाँ तक बढ़ा तो ये जो है और यहाँ तक चले, है ना, तो ये तो था लो प्रेशर रेंज, ठीक है। फिर ये ग्राफ सीधा ना जाके अब वो ऐसा जाने शुरू हो जाएगा। समझ गए आप कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये वाली जो है रेंज जो है ये कहलाएगी कौन सी बच्चों, मॉडरेट प्रेशर, ठीक है। कि यहाँ पर तो यहाँ पूरी सरफेस खाली थी और ये एडजॉर्बेट थे। अब यहाँ पर कुछ सरफेस भरी हुई है, अब एडजॉर्बेट आएंगे तो अब यहाँ पर जबकि इनको तो टोटल एरिया मिल रहा था। तो इस तरह से n की वैल्यू और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी x अपॉन m अब उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से बढ़ना चाहिए था, मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरह से बढ़ेगा, सीधा ना चल के अब ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर और यहाँ x अपॉन m प्रेशर की पावर 1/n इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब जितना एडजॉर्ब होना चाहिए था जिस प्रेशर के कारण, उतने प्रेशर के कारण अब उतना जब एडजॉर्ब नहीं होगा तो x अपॉन m उतना नहीं आएगा जितना हम एक्सपेक्टेड करते हैं।
और यही रीजन है कि ये थोड़ा सा झुकना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये मॉडरेट प्रेशर की कंडीशन बन रही है जहां n ग्रेटर देन 1 है, और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे 1n की वैल्यू बढ़ेगी, और हम ये कहें कि जो 1/n है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 1/n है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो जो x/m है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये है मॉडरेट कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन आ जाओ। देखो, जब बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर की कंडीशन बनती है तब सरफेस बहुत ज़्यादा कवर्ड हो जाएगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, हम ये कहें इन्फिनिट लेवल पे, तो 1/n की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। तो ऐसे में x/m के p का पावर 1/n में n 1/n की वैल्यू जब 0 हो गई तो x/m इक्वल्स टू k। मीन्स क्या है ये कि अब हाई प्रेशर रेंज में जो एडजॉर्प्शन है वो एक जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। मीन्स अब कांस्टेंट रहेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे कोई चेंज x/m में नहीं आएगा। तो जब हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस इंडिपेंडेंट हो जाता है किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वो एक जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर को कर रहा है। मतलब जितना हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, जिस लेवल पे बढ़ना चाहिए था x/m, उस लेवल पे नहीं बढ़ेगा बल्कि फ्रैक्शनल वैल्यू में बढ़ेगा। और यही रीजन है कि ये जो है ये किसको शो कर रहा है, फ्रैक्शनल ऑर्डर एडजॉर्प्शन। ठीक है, और ये जो ऑर्डर दिख रहा है फ्रैक्शनल ऑर्डर, और ये दिख रहा है आपको एक जीरो ऑर्डर एडजॉर्प्शन। तो अगर हम इसे ग्राफिकली समझें इस तरह से, देखो x/m और प्रेशर, तो ये लो प्रेशर रेंज थी जब तक आप देख रहे थे प्रेशर के साथ x/m बढ़ रहा था। ये वाला ग्राफ आप देख रहे हैं कि थोड़ा झुकाव आ गया है, तो ये एक मॉडरेट प्रेशर की कंडीशन वाला है कि पहले सरफेस एरिया टोटल खाली था, तो प्रेशर के साथ तेजी से बढ़ा x/m। मीन्स जिस रेंज का आपने प्रेशर बढ़ाया, जितनी लिमिट का प्रेशर बढ़ाया, उस लिमिट से बढ़ गया। लेकिन फिर जैसे ही सरफेस कुछ कवर्ड हो जाती है तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने लगती है, और ऐसे में p की पावर 1/n में 1/n की वैल्यू डिक्रीज होने से अब x/m उस रेशियो से नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो से प्रेशर बढ़ रहा है, और ग्राफ इस तरह आएगा जो आपको दिख रहा है, इस तरह का पैराबोलिक हो जाएगा। और फिर एक सैचुरेशन कंडीशन आ गई जहां प्रेशर इतना हो गया कि टोटल सरफेस एरिया कवर्ड हो गया। तो यहां से लेके अब यहां कर देखें आप, तो ये जो x/m है अब ये क्या हो गया है, ठीक है, टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। तो ये ग्राफ बनता है जिसमें हमें दिखता है कि किस तरह से एडजॉर्प्शन जो है प्रेशर के साथ वेरिएशन शो करता है। इसी को बोलते हैं फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आता है कि हमें n स्मॉल n की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है। तो देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है x/m इक्वल टू k p का पावर 1/n, हम इसे लॉगरिथम फॉर्म में ले लें तो log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। तो ये एक इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू c प्लस mx। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्लोप दिख रहा है वो किसके इक्वल है, 1/n। किसके इक्वल है, 1/n। और जो इंटरसेप्ट दिख रहा है वो है log k। तो इस तरह से एंटी लॉग लेके हम k निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ ले रहे हैं log x/m और log p के बीच में, तो जो स्लोप मिलेगा उससे तो मिल जाएगा हमें स्मॉल n का वैल्यू, और जो इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, उससे हमें मिल जाएगा क्या बच्चों, k का वैल्यू। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट दिख रहा है, ठीक है, ये है कि निकाल, तो स्लोप इक्वल टू 1/n, तो n इक्वल टू 1/स्लोप। तो यहाँ से इस तरह से n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये ग्राफ है जिसमें स्लोप है 45 डिग्री का और इंटरसेप्ट है 0.3010, तो पूछा गया है कि 2 atm प्रेशर अगर रखें तो हमें x/m का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो बच्चों, 1045 मीन्स 1, और जो स्लोप ले रहे हैं तो 1/स्लोप इक्वल टू n, तो n की वैल्यू भी क्या हो गई, 1। log k है 0.3010, तो अगर आप k लेंगे तो इसका उल्टा आ जाएगा एंटी लॉग 0.3010, मीन्स k आ गया हमारे पास 2। तो अब हमें p भी पता है, n भी पता है, k भी पता है, तो k की वैल्यू रख दी, p की वैल्यू रख दी 1/n की, तो ये आ गया x/m इक्वल टू 4। ये बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस
होते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं, एक और होता है एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज। तो देखो बच्चों, अगर हम सॉल्यूशन में किसी सॉलिड एडजॉर्बेट को रख दें, सॉलिड एडजॉर्बेंट को रख दें, तो जो सॉल्यूट है वो एक प्रकार का एडजॉर्बेट का वर्क करता है और वो क्या होगा, उस सॉलिड एडजॉर्बेंट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा। तो सॉलिड कैन एडजॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन आल्सो, मींस यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो एक किसकी तरह वर्क करेगा, एडजॉर्बेट की तरह। जैसे कि एक एक्वा सॉल्यूशन लिया जाए एसिटिक एसिड का और उसमें चारकोल रख दें, तो एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है कि चारकोल एसिटिक एसिड को एडजॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से अगर हम कंसंट्रेशन के बेस पर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को लिखें, तो इस फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को ऐसा लिख सकते हैं, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द c का पावर 1/n। और अगर हम इसमें भी n लेना चाहें तो log x अपॉन m और log c के बीच में एक ग्राफ ले लें तो स्लोप से मिल जाएगा 1/n, और जो k है वो हमें इंटरसेप्ट से मिलेगा। तो बिल्कुल सेम वही है, बस यहाँ कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर रखा गया है। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन। बात क्लियर है यहाँ तक। फिर हम आ जाते हैं, एक क्वेश्चन है कि 50 ml 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लिया गया एसिटिक एसिड का, उसमें 0.5 ग्राम चारकोल मिला दिया और उसने कहा कि जो फाइनल सॉल्यूशन है जब एडजॉर्प्शन हो चुका होता है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होके हो गई 0.5 मोलर। तो पूछा गया है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, मींस एडजॉर्ब जो पर ग्राम चारकोल कितना एसिटिक एसिड एडजॉर्ब करेगा। तो देखो यहाँ पर पहले हम ये देखें कि जब एडजॉर्प्शन नहीं हुआ था, मींस हमने जब तक सॉल्यूशन में चारकोल नहीं मिलाया था तब तक एसिटिक एसिड की कितनी अमाउंट डिसॉल्व थी। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, मींस ये तो हो गए मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इनटू 60 मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। समझ गए ना कि यहाँ पर जो ये है कि ये जो है मोल्स और 60 मैंने यहाँ पे जो कर रखा है, तो ये जो 60 है, ओके, तो ये तो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH और ये जो पार्ट है ये है मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो MB अपॉन 1000 ये तो हो गया मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारे पास 3 ग्राम। तो इतना एडजॉर्प्शन से पहले सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड था। ठीक है, फिर आपने उसमें चारकोल मिलाया, चारकोल मिला देने के बाद कुछ अमाउंट एसिटिक एसिड की एडजॉर्ब हो गई, तो फिर इस सॉल्यूशन में बचा कितना एसिटिक एसिड, मतलब मास ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, आफ्टर एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन, तो ये बचा रह गया 1.5 ग्राम। तो 3 ग्राम था, चारकोल मिलाने के बाद सॉल्यूशन में रह गया 1.5 ग्राम, तो कितना एब्जॉर्ब हो गया एसिटिक एसिड, तो ये है 1.5 ग्राम। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की कितना अमाउंट एसिटिक एसिड की एडजॉर्ब हुई, कितना आपने एडजॉर्बेंट लिया था, इनका रेशियो निकाल दिया जो 3 आ रहा है, तो यही था हमारा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन में निकाल के देख लिया। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम एडजॉर्प्शन आइसोबार। देखो आइसोथर्म में टेम्परेचर कांस्टेंट था और प्रेशर वेरिएशन दिखा रहा था जिससे x अपॉन m में वेरिएशन दिख रहा था। अब यहाँ पर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ठीक है, और टेम्परेचर को चेंज करें, तो फिर जो एडजॉर्प्शन है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, मींस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या चेंजेस आएंगे, इसको हम शो करेंगे एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो यही लिखा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोबार। समझ गए बच्चों कि प्रेशर कांस्टेंट करके और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर का अगर रिलेशन लें तो जो रिलेशन हमें मिलेगा उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार। अगर हम फिजिकल एडजॉर्प्शन देखेंगे तो जो x अपॉन m है, मींस एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो डिक्रीज होगा। जैसे ये ग्राफ से दिख रहा है x अपॉन m, और टेम्परेचर तो आप देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर लो था तो x अपॉन m मैक्सिमम था, आपने टेम्परेचर बढ़ाना हुआ किया, एक अब्रप्ट डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होने लगते हैं, और यही रीजन है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन, चूंकि
मॉलिकुलर फोर्सेस के कारण है और इसीलिए वो डिक्रीज हो रहा है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन देखो कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो x अपॉन m है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं पहले बढ़ रहा है, यही लिखा है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है, इन केमिकल एड्जॉर्प्शन x अपॉन m increases with increased temperature in beginning of reactor adsorption and approaches to maximum and then decreases with temperature, और एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा और फिर डिक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन एक केमिकल प्रोसेस है और इसके लिए पहले एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो हम पहले जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं और जल्दी जल्दी एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट तक जो सारे मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो गए, अगर उसके बाद अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर मॉलिक्यूल डिकम्पोज होना शुरू कर देंगे और सरफेस से फिर वो जो रिएक्शन नहीं कर पाते और जिसके कारण ये फिर डिक्रीज होगा। तो समझ गए आप कि जो एड्जॉर्प्शन आइसोबार है वो फिजिकल के लिए ऐसा दिखेगा और केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो x अपॉन m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है एक लिमिट तक, इस तरह से। फिर हम आ जाते हैं, तीसरा है एड्जॉर्प्शन आइसोस्टेयर्स। देखो बच्चों, एड्जॉर्प्शन आइसोस्टेयर्स, इसमें जो है अगर हम x अपॉन m को कांस्टेंट रखें, मींस जो एडजॉर्बेट है उसकी अमाउंट को फिक्स कर दें एडजॉर्बेंट की सरफेस में, और फिर हम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ग्राफ लें, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एडजॉर्बेट का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस में जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो सरफेस से हटेंगे और ऐसे में उनका प्रेशर क्या होगा बच्चों, बढ़ना शुरू कर देगा। तो इस तरह का ग्राफ आएगा कि प्रेशर और टेम्परेचर, बिल्कुल वही जो गैल्यूसाक लॉ का है कि अमाउंट आप गैस की फिक्स कर दें तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने अमाउंट एडजॉर्बेट की फिक्स कर रखी है, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सरफेस से ज़्यादा मॉलिक्यूल फ्री होंगे और प्रेशर बढ़ेगा। अब आता है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि तीन अलग अलग कंडीशन में x अपॉन m ली है, मतलब तीन अलग अलग अमाउंट ली गई हैं, ठीक है, कि एडजॉर्बेट की एक अमाउंट है x अपॉन m में, एक अमाउंट है x अपॉन m2 में और एक x अपॉन m3 में। तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ देखें कि जितनी ज़्यादा एडजॉर्बेट की अमाउंट, अगर हम m को कांस्टेंट कर दें कि x1 सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर x1, x2 और x3, अगर हम ऐसे देखें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी x। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, सॉरी जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी एडजॉर्बेट गैस की सेम टेम्परेचर में, उतना ज़्यादा क्या करेगा। अगर हम ऐसे समझें कि यहाँ पर देखो 1, ये है 2, ये है 3, तो ये है P1, ये है P2 और ये क्या है P3। तो यहाँ पर है x1, ये है x2 और ये क्या है x3। तो सबसे ज़्यादा जो दिख रहे हैं आप x1 है, मीन्स x अपॉन m जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ सेम टेम्परेचर में ज़्यादा प्रेशर आएगा, और जहाँ x अपॉन m कम है वहाँ प्रेशर कम आएगा क्योंकि गैस वहाँ एडजॉर्ब्ड गैस कम है। ओके, तो इस तरह का एक रिलेशन बनेगा। और ये है, तो ये इधर बता रहा है कि अगर आप T1 और T2 दो टेम्परेचर ले रहे हैं, यहाँ P1 है और P2 है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा प्रेशर। तो P1 और P2 में यही रिलेशन देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रेशर टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट x अपॉन m। तो आपके पास तीन रिलेशन निकला है, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर जो कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में है, x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर जो कि एडजॉर्प्शन आइसोबार्स में है, और ओनली फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। और एक है f, ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एडजॉर्प्शन आइसोस्टेयर्स। इस तरह से ये रिलेशन है x अपॉन m की। फिर हम आ जाते हैं, लास्ट बचता है लैंगम्यूर आइसोथर्म एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, ये है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। तो लगभग सेम वही रिजल्ट देता है ये भी आइसोथर्म जो कि फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में दिखते हैं, ठीक है। इसके जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, वो इस तरह से हैं कि एवरी एडजॉर्प्शन साइट ऑन द सरफेस इज इक्विवेलेंट। देखो बच्चों, मतलब ये है कि सरफेस में ये जितनी भी साइड्स हैं जिनके थ्रू एडजॉर्प्शन चल रहा है वो बिल्कुल एक सी होती हैं। ऐसा नहीं कि किसी की एडजॉर्प्शन पावर ज़्यादा है किसी की कम, बल्कि सबकी एडजॉर्प्शन पावर क्या है, एक सी है। तो ये इसने कहा है
मीन्स एक होमोजीनियस नेचर है किसका, एडजॉर्प्शन जो साइड्स हैं उसका। दूसरा है एबिलिटी ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एवरी एडजॉर्प्शन साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैकेंसी ऑफ नियरली साइट। मतलब है कि एक पार्टिकल एक उसमें एडजॉर्प्शन साइट पर जब एडजॉर्ब होता है तो उसका दूसरी वैकेंसी या दूसरी साइड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो डिक्रीज इंक्रीज उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जिस रेट से वो इस साइट में एडजॉर्ब होगा ठीक उसी से इसमें होगा, इस सेम रेट से सभी साइड्स में एडजॉर्बेट आके जुड़ता जाएगा। मतलब एक साइड का दूसरी साइड से कोई लेना देना नहीं है। तो यही लिखा है कि एबिलिटी ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एवरी एडजॉर्बेंट साइड, ठीक है, कि एक एक साइड पे जो पार्टिकल आके जुड़ रहा है वो दूसरी साइड से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। तीसरा है कि एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड अटेन एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग, ठीक है, एडजॉर्प्शन, कि जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होता है इसमें हीट निकलती है, वो हीट इन एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल को डिसॉर्ब कर सकती है, मतलब सरफेस से ये हट सकते हैं। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जिस रेट से एडजॉर्प्शन चलता है जस्ट उसी रेट से क्या चलेगा, डिसॉर्प्शन। और इस तरह से एक क्या बन जाएगी, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, मींस रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, इसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। ओके, इसी का बेस लेकिन तीन पोस्टुलेट का बेस लेके एक डेरिवेशन किया है लैंगम्यूर ने, और ये लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मैथमेटिकल रिलेशन है x अपॉन m इक्वल्स टू AP अपॉन 1 प्लस BP। यहाँ P प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट है, A एंड B ये जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तीन अलग अलग रिलेशन दिए गए हैं, जैसे एट वेरी हाई प्रेशर, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर रखेंगे तो जो BP है वो बहुत ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ 1। तो ऐसे में 1 प्लस BP जो है हम इसे क्या लिख सकते हैं, ओनली और ओनली BP। तो यहाँ पर आपने लिख दिया BP। तो यहाँ इक्वेशन में अगर हम यूज़ कर दें कि x अपॉन m a अपॉन b BP, तो p और p हट गए तो x अपॉन m इक्वल्स टू a अपॉन b, और a अपॉन b दोनों कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि x अपॉन m इक्वल्स टू k, मीन्स अब x अपॉन m जो है वो प्रेशर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, और यही किस में बोला गया है, फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, मीन्स ये भी एक जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है ये रिलेशन भी, ठीक है। तो इस तरह से लैंगम्यूर और फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक दूसरे के बिल्कुल सेम रिजल्ट देते हैं। दूसरा है कि अगर वेरी लो प्रेशर कर दिया जाए, कि प्रेशर बहुत कम है जिसमें B और P का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो काफ़ी कम हो जाता है, हम ये कहें कि यहाँ पर जो BP है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में 1 काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है BP, इस तरह से। तो 1 प्लस BP को अप्रोक्सीमेट 1 मान लें तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन x अपॉन m इक्वल्स टू AP, मीन्स x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, जो कि लो प्रेशर में आपने देखा था, फ्राउंडलिच में भी यही शो किया गया है कि लो प्रेशर में x अपॉन m P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो इस तरह से ये बिल्कुल वही रिजल्ट दिख रहा है जो फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। और अगर हम इन दोनों प्रेशर की रेंज के बीच में भी अगर इसका रिलेशन निकालेंगे तो वही निकलेगा x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी P का पावर 1/n। तो इस तरह से सेम वही रिजल्ट ये देता है, ठीक है। तो ये लिखा है कि दस द रिलेशन इज करेक्ट फॉर एवरी प्रेशर रेंज, कि हर एक प्रेशर की रेंज में बिल्कुल वही रिजल्ट दे रहा है जो फ्राउंडलिच के रिजल्ट्स थे। फिर हम आते हैं कि वैल्यू ऑफ A और B कैसे निकालोगे। तो देखो ये ग्राफ जो ये रिलेशन लिखा है आपने x अपॉन m, ठीक है, AP अपॉन 1 प्लस BP, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m अपॉन x, तो ये इस तरह पलट गया। और आगे इसको आगे चेंज करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गया कि m अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन p प्लस b अपॉन a, ठीक है। तो ये हो गया y और ये हो गया mx। तो हम m अपॉन x और 1 अपॉन p के बीच में ग्राफ लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जो इंटरसेप्ट है वो b अपॉन a का इक्वल है और स्लोप जो है 1/a के इक्वल है। तो इस तरह से आप इन दोनों के बीच में a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो
तो इस तरह से निकाला गया है ये। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखो बच्चों, एप्लीकेशंस में आके हैं, जैसे पहला एप्लीकेशन है रिमूवल ऑफ अनवांटेड गैसेस और वेपर्स। तो देखो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस, अनवांटेड गैसेस जैसे कि माइन में आती हैं, वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनको पॉइजनस गैस से बचना होता है, तो उनको एक्टिव चारकोल के मास्क दिए जाते हैं, क्योंकि ये जो एडजॉर्प्शन है, चारकोल जो है ये पॉइजनस गैस को एडजॉर्ब कर लेता है। इस तरह से एक प्योर एयर मिलती है। दूसरा है कि रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल। तो जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें आप देखोगे कैन जूस में जो कलरिंग मटेरियल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनको एडजॉर्ब करने के लिए एनिमल चारकोल का यूज़ किया जाता है, जो कि एडजॉर्प्शन फिनोमिना द्वारा इनको एडजॉर्ब करके और उसको कलरलेस कर देते हैं। ओके, जबकि चीनी या शुगर का एडजॉर्प्शन ये नहीं करते। तीसरा है क्रिएशन ऑफ वैक्यूम। तो हम किसी भी वेसल के अंदर या कंटेनर के अंदर बिल्कुल 100% एयर को हटाना चाहें तो पहले वैक्यूम पंप से हटाएं और फिर उसमें बची हुई गैस को चारकोल से एडजॉर्ब करके हटाया जा सकता है, जिससे हाई क्वालिटी का वैक्यूम मिलता है। तो ये भी एडजॉर्प्शन द्वारा पॉसिबल है। कैटालिसिस में चले जाओ तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है वो टोटली एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पर जो कैटालिस्ट होता है वो एक प्रकार का एडजॉर्बेंट की वर्क करता है और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एडजॉर्बेट की तरह, और इस तरह से एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन बढ़ जाता है और एडजॉर्प्शन एंथैल्पी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट बना देती है। और एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जो टोटली एडजॉर्प्शन फिनोमिना पर बेस्ड है, जिसमें ऐसे मटेरियल को एडजॉर्ब किया जाता है जो केमिकली और फिजिकली बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग किया जा सकता है एडजॉर्प्शन फिनोमिना द्वारा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे। तो ये था हमारा एडजॉर्प्शन के आइसोथर्म, आइसोबार और आइसोस्टेयर्स के बीच में। दोनों हमने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के दोनों रिलेशन देखे, लैग-म्यूअर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और फ्राउंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।